एक ओवरपावर्ड लड़का जो उस गेम के अंदर किसी को भी हरा सकता है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुनिया का सबसे पावरफुल टीम बनाता है, पर अपने एक गलती की वजह से उनका एक टीममेट मारा जाता है। ये लड़का फैसला करता है कि वो इस गेम को अब कभी भी नहीं खेलेगा, लेकिन बहुत सालों के बाद अपने टीममेट्स के जिद पर वो इस गेम को लॉग इन करता है। पर तभी उस लड़के के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो सबके होश उड़ा देता है। तो आखिर उस दुनिया में चल क्या रहा है, चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो ये चेक कर रही थी कि आज उन्हें कौन सा क्वेस्ट मिला है। तभी उनका एक दोस्त देखता है कि कोई टीम कैलेमिटी मॉन्स्टर क्वेस्ट को कंप्लीट करने वाला है। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। असल में दोस्तों, ये उस गेम का सबसे मुश्किल क्वेस्ट है जिसको आज तक बस एक ही टीम कंप्लीट कर पाए हैं, और उस टीम के ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा मेंबर्स इस दौरान मारे गए थे, और तब से इस क्वेस्ट को कोई हाथ भी नहीं लगाता। वो लड़की जानना चाहती थी कि कौन इतना पागल है जो इस क्वेस्ट को कर रहा है। दोस्तों, हमें पता चलता है कि इस टीम का नाम है सुबारू, जहाँ के मेंबर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। उनका लीडर अपनी यूनिक स्किल्स को यूज करके किसी भी एनिमी को हरा सकता है, और यही लीडर इस एनिमी का मेन कैरेक्टर होता है। उनका वाइस लीडर भी एक जीनियस है। उनके पास एक जादूगरनी भी है जिसको क्वीन ऑफ एलिमेंटल्स नाम से जाना जाता है, लेकिन उनमें से एक टीममेट के पास फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी है जो बहुत ज्यादा रेयर होती है। अब हम आसाही को देखते हैं जो अपने लीडर हारुतो को एक नए क्वेस्ट के बारे में बता रही होती है। उनका वाइस लीडर तकानोरी उन्हें समझाता है कि इस क्वेस्ट का नाम है मिस्ट्री ऑफ डार्कनेस, जो अभी नया नया बना है। आसाही इस क्वेस्ट को कंप्लीट करना चाहती है क्योंकि अभी तक कोई भी टीम उसे कंप्लीट नहीं कर पाया है। क्लाइव बताता है कि ऐसे छोटे मोटे क्वेस्ट बच्चे कंप्लीट करते हैं। सात्सुकी बोलती है कि ये कोई बच्चों का क्वेस्ट नहीं है। इस क्वेस्ट में जो फाइनल बॉस है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए कोई भी टीम अभी तक इस क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाया है। हारुतो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने का फैसला करता है। सभी लोग हारुतो की बात मान लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि सात्सुकी हारुतो के लिए एक रिंग लेकर आई है। सात्सुकी उस रिंग को अब यूज नहीं करती, इसलिए हारुतो के लिए वो एक प्रेजेंट है। क्लाइव उन दोनों को चिढ़ाने लगता है, इसलिए सात्सुकी ब्लश करने लगती है। आशा ही चाहती है कि वो लोग हमेशा के लिए ऐसे ही अच्छे दोस्त बने रहे, पर क्लाइव चाहकर भी उनसे असली दुनिया में नहीं मिल सकता क्योंकि असली जिंदगी में क्लाइव किसी दूसरे देश में रहता है, इसलिए वो इन पांचों से मिलने नहीं आ सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक जंगल में आशा ही हारुतो को कुछ बता रही होती है और सात्सुकी चुपके से उनकी बातें सुन रही होती है। आशा ही अपनी रिंग को निकाल के हारुतो को दे देती है और उसे कुछ ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर हारुतो और सात्सुकी दोनों शॉक रह जाते हैं। और दोस्तों, ये बात आखिर थी क्या, वो हमें आगे कहानी में पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग उस नए क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए एक डंजन के अंदर जाते हैं। उनके सामने आए हर एक मॉन्स्टर्स को वो लोग इजीली हरा देते हैं और ऐसे ऐसे वो लोग फाइनल स्टेज पर पहुंच जाते हैं। सभी लोग आसाही की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उसी की वजह से वो लोग इतनी आसानी से इस डंजन के एंड तक आ पाए हैं। क्योंकि आपको तो पता ही है कि आसाही अपनी एबिलिटी से फ्यूचर देख सकती है, तो आसाही पहले ही अपनी टीममेट्स को हर खतरे के बारे में बता देती है। तभी हम देखते हैं कि उनका सामना उस डंजन के बॉस से हो जाता है। वो सभी लोग मिलकर उस पर हमला करना शुरू करते हैं, पर उस बॉस को एक खरोच तक नहीं आती। असल में दोस्तों, उस बॉस की रीजेनरेटिव पावर हद से ज्यादा पावरफुल है। उस पर हमला होते ही वो तुरंत खुद को हील कर लेता है, इसलिए उनका कोई भी अटैक उस बॉस पर काम नहीं कर रहा था। हारुतो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और उस बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बॉस नोजोमी पर अपनी तलवारों से हमला कर देता है। हारुतो किसी तरह नोजोमी को बचा लेता है, पर एक तलवार हारुतो को लग जाती है और वो घायल हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो बॉस हारुतो के ऊपर अपनी लेजर बीम से अटैक करता है। हारुतो अपनी जगह से हिल नहीं पाता, लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर आसाही आ जाती है और उस लेजर बीम को अपने ऊपर ले लेती है। वो लेजर आसाही को पार करके निकल जाती है और आसाही की मौत हो जाती है। वहाँ देख रही किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आसाही को गायब होता देख सभी लोग शॉक रह जाते हैं। और दोस्तों, अगले सीन में हम असली दुनिया को देखते हैं जहाँ आसाही सच में मर चुकी थी, और साथ ही हमें ये पता चलता है कि उस टीम के सभी मेंबर्स असली दुनिया में छोटे बच्चे होते हैं। हारुतो और बाकी सभी लोग आसाही की मम्मी से मिलने उसके घर जाते हैं। वह पुलिस उन्हें बताता है कि आसाही की मौत गेम की वजह से नहीं हुई बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। हारुतो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था क्योंकि ये सब उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। ताकानोरी भी हारुतो को ही इन सब का जिम्मेदार समझ लेता है और वो लोग दोबारा कभी नहीं मिलते। अब हम देखते हैं कि उस हादसे को बीते अब कई साल हो चुके हैं और हारुतो अब बड़ा हो चुका है। वो किसी दोस्त से फोन पर बातें कर रहा होता है जो फिर से उस गेम को खेलने के लिए उसे फोर्स कर रहा है। हारुतो अब कोई गेम नहीं
खेलता और वो अपने दोस्त को साफ मना कर देता है। असल में बात यह है कि हारुतो का कोई दोस्त इस गेम को खेलता है पर उनकी टीम में एक प्लेयर कम है, इसलिए वो हारुतो से बस एक मिशन को कंप्लीट करने में उसकी मदद चाहता है। इसलिए वो हारुतो को दोबारा लॉगिन करने के लिए फोर्स कर रहा था। अब हम देखते हैं कि हारुतो टीवी देख रहा था जहाँ वो रियूनियन नाम के एक ऑनलाइन गेम के बारे में सुनता है। असल में दोस्तों ये वही गेम है जिसको हारुतो बचपन में खेलता था, पर आपको तो पता ही है कि आसाही के हादसे के बाद हारुतो ने इस गेम को आज तक टच भी नहीं किया। तो ये वही गेम है जिसको अब थोड़ा सा अपडेट किया गया है और अब इस गेम का नाम है रियूनियन। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है, अब इस गेम को सभी लोग नहीं खेल सकते। सिर्फ वही लोग इस गेम को खेल सकते हैं जिसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज हो, जिन्हें हम सेंस कहते हैं। ये सारी बातें हारुतो को फ्रस्ट्रेट कर देता है, लेकिन तभी वो दोस्त फिर से एक बार हारुतो को लॉगिन करने के लिए फोर्स करता है। वो हारुतो से रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार वो उन्हें उस मिशन को पार करवा दे, उसके बाद वो कभी भी उसे खेलने के लिए नहीं कहेगा। तो इतना जिद करने के बाद अब हम देखते हैं कि हारुतो करीब 6 सालों के बाद फिर से इस गेम को लॉगिन करने का फैसला करता है। तो फाइनली वो उस गेम के अंदर पहुंच जाता है जहाँ वो दोस्त उसके लिए वेट कर रहा था। हारुतो बिना कोई टाइम वेस्ट के उन्हें डंजन के अंदर लेके जाता है। वो बस जल्द से जल्द इस मिशन को कंप्लीट करके वापस घर जाना चाहता है। तभी कुछ मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर देते हैं पर हारुतो उन्हें इजीली हरा देता है। पर तभी हम देखते हैं कि उस डंजन की दीवारें बदल रही थी। हारुतो को लगा कि क्योंकि अब इस गेम को अपडेट किया गया है तो शायद ये गेम का ही पार्ट होगा। हारुतो ये सब इग्नोर करता है पर तभी उसकी नजर वहाँ रखे एक बॉक्स पर पड़ती है। वो लड़का चाहता है कि हारुतो इस बक्से को खोले क्योंकि अगर इसमें से कुछ मॉन्स्टर वगैरह निकला तो हारुतो उन्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा। हारुतो भी उनकी बात मान लेता है और उस बक्से के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों अब आती है इस कहानी का मेन ट्विस्ट। हारुतो जैसे ही उस बक्से को खोलता है हम देखते हैं कि उसके अंदर आसाही बैठी हुई है। हारुतो ये देखकर इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो कांपने लगता है। आसाही को समझ में नहीं आ रही थी कि हारुतो उसे देखकर इतना हैरान क्यों हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग डंजन से बाहर आ चुके थे। हारुतो को लगा था कि आसाही के भेष में ये कोई अजनबी है। आसाही सोचती कि हारुतो उसके साथ कोई गेम खेल रहा है। हारुतो आसाही को सारी बात समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि सभी लोग उनको ही देख रहे थे। असल में वहाँ सभी प्लेयर्स आसाही के हादसे के बारे में जानते थे, इसलिए वो आसाही को देखकर उस पर शक कर रहे थे। इसलिए हारुतो उसे लेकर वहाँ से दूर चला जाता है। हारुतो आसाही से पूछता है कि उसने इस गेम को कहाँ से लॉगिन किया है। आसाही ने हमेशा की तरह अपने रूम से लॉगिन किया होता है। हारुतो जानना चाहता है कि आसाही इतने सालों तक कहाँ पे थी। आसाही कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसने कल ही तो उनके साथ गेम खेला था। हारुतो को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की आसाही कैसे हो सकती है, उसकी तो 6 साल पहले मौत हो चुकी थी। हारुतो बोलता है आसाही जरा बताना तो ये कौन सा साल है। आसाही नॉर्मली जवाब देते कि ये 2034 है, पर दोस्तों असल में वहाँ 2040 चल रहा था। आसाही को लगा कि हारुतो उसके साथ मजाक कर रहा है, तो हारुतो उसे प्रूफ करने के लिए अपना लॉगिन स्क्रीन खोलकर दिखा देता है। आसाही सोचते कि शायद ये कोई गेम का बग होगा और अगर वो एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करे तो शायद ये ठीक हो जाएगा। पर दोस्तों आसाही के पास तो लॉग आउट करने का ऑप्शन था ही नहीं। आसाही फिर से सोचते हैं कि ये सिर्फ एक बग होगा और थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। तभी हारुतो दिखा देता है कि वो कितने आसानी से लॉग आउट कर सकता है और ये सब देखकर आसाही थोड़ी सी परेशान तो हो जाती है। पर आसाही जानना चाहती थी कि बाकी के मेंबर्स का क्या हुआ, उन्होंने भी कल से लॉगिन नहीं किया। असल में दोस्तों हारुतो के साथ साथ उनके बाकी के टीम मेंबर्स भी इस गेम को खेलना बंद कर दिया था और आज तक इसे एक बार भी लॉगिन नहीं किया होता है। पर आसाही के लिए ये तो बस कल की ही बात है। हारुतो समझाता है कि अब उनके बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। इन 6 सालों में उनके बीच काफी कुछ हो गया है और इसीलिए वो अब सब लोग अलग अलग हो चुके हैं। आसाही को लगा कि हारुतो ने सुबह सुबह नशा किया है और कुछ भी अनाप शनाप बक रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग आके हारुतो और आसाही को घेर लेते हैं। असल में ये बंदा हारुतो का पुराना दुश्मन होता है। वो आसाही को देखकर समझ जाता है कि उसकी मरने की खबर झूठी थी। वो हारुतो को फिर से एक बार डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। हारुतो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही है कि हारुतो पहले के जैसा नहीं रहा और ये गेम अब काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है। आसाही को यकीन था कि हारुतो उसे एक ही पंच में हरा देगा क्योंकि आज तक हारुतो ने एक भी डुएल नहीं हारा है। तभी वो बंदा हारुतो के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और हारुतो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। हारुतो अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आसाही हारुतो को डॉज करने को कहती है। असल में दोस्तों आसाही ने फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी से पहले ही पता लगा लिया था कि वो बंदा हारुतो के मुंह पर एक किक करने वाला है। अब उस बंदे को कंफर्म हो जाता है कि आसाही सच में फ्यूचर देख सकती है और इसीलिए वो आसाही को कुछ भी करके अपनी टीम में लाना चाहता है। वो हारुतो को मार डालने का फैसला करता है ताकि आसाही उसके टीम में आ जाए। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ ताकानोरी आ जाता है। ताकानोरी अभी के टाइम में सबसे टॉप गिल्ड
इल्यूमिनाटी का मेंबर है, इसलिए वो बंदा उसे देखकर डर जाता है। वो ताकानोरी के ऊपर पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन ताकानोरी अपनी एबिलिटी से उस बंदे के सारे कपड़े फाड़ देता है और वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। आसाही को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह चल क्या रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आसाही और ताकानोरी कुछ बातें कर रहे होते हैं। आसाही ये सोचकर खुश हो जाती है कि अब वो तीनों मिलकर फिर से अपनी टीम को एक्टिव कर सकेंगे, पर ताकानोरी बताता है कि उन्हें अब अपनी टीम में हारुतो की कोई जरूरत नहीं है। हारुतो बहुत कमजोर हो चुका है। असल में ताकानोरी हारुतो से बहुत नफरत करता है, क्योंकि उसी की वजह से आसाही की मौत हो गई और इसीलिए वो हारुतो को कभी माफ नहीं कर सकता। आसाही हारुतो को छोड़ के नहीं जाना चाहती और ये सुनकर ताकानोरी वहाँ से चला जाता है। हारुतो उसे समझाता है कि इन 6 सालों में सब कुछ बदल चुका है और इसीलिए वो अब एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन तभी आसाही फैसला करती है कि वो हारुतो के साथ मिलकर दोबारा से अपनी टीम सुबारू को एक साथ लाएंगे। अब अगले सीन में हम सात्सुकी को देखते हैं, जो बहुत सालों के बाद हारुतो से मिलने के लिए आई होती है। असल में दोस्तों, सात्सुकी ने कल गेम के अंदर हारुतो को देखा था, लेकिन उसे बात करने के लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पाए और तब तक हारुतो लॉग आउट कर चुका था। हारुतो बताता है कि वो कल वहाँ अकेले नहीं था, उसके साथ आसाही थी और वहाँ जो कुछ भी हुआ वो सात्सुकी को समझाने लगता है और ऐसे ही वो दोनों कुछ बातें करते हैं और सात्सुकी वहाँ से चली जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि सात्सुकी गेम के अंदर किसी के लिए वेट कर रही थी। फिर हमें पता चलता है कि आसाही हारुतो के साथ वहाँ उससे मिलने के लिए आती है। सात्सुकी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती कि ये सच में आसाही है। वो आसाही को देखकर इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि वो उसे सारी बातें बताने लगती है कि कैसे उनके मिशन के दौरान आसाही की मौत हो गई थी और कैसे हर साल आसाही की ग्रेव पे जाके वो उसके लिए दुआ मांगती थी। आसाही को अभी भी लगता है कि हारुतो और सात्सुकी मिलकर उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। सात्सुकी पूछती है कि अगर ये सब झूठ है तो वो इतने सालों तक कहाँ थी और अब वो इस गेम को लॉग आउट क्यों नहीं कर पा रही है। पर दोस्तों, आपको तो पता ही है कि आसाही इसीलिए लॉग आउट नहीं कर पा रही है क्योंकि असली जिंदगी में उसकी कोई बॉडी है ही नहीं जहाँ वो लौट सकती है। सात्सुकी दोबारा से सारी चीजों को दोहराना नहीं चाहती। वो सोचती है कि अभी के लिए आसाही सिर्फ एक बग है और कभी भी गायब हो सकती है, इसलिए वो आसाही के साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती क्योंकि वो 6 साल उनके लिए बहुत तकलीफ भरे रहे। तभी हम देखते हैं कि कोई उन पर हमला कर देता है, जिसे हारुतो इजीली रोक लेता है और हमें पता चलता है कि दूसरे गिल्ड के मेंबर उन्हें घेर लेते हैं। असल में उन्हें भी आसाही की पावर चाहिए थी, इसलिए वो हारुतो को मारने के लिए वहाँ आते हैं। सात्सुकी अपने पावर से उन सभी को चुटकियों में हरा देती है क्योंकि सात्सुकी इन 6 सालों में बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। वो अब सभी के सभी एलिमेंटल्स एक साथ यूज कर सकते हैं। सिर्फ हारुतो ही पहले जैसा रह जाता है क्योंकि इतने सालों तक उसने इस गेम को टच भी नहीं किया होता है। तभी हम लाइटनिंग गिल्ड के लीडर को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो लोग भी आसाही के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ताकानोरी वहाँ आ जाता है और उस लीडर को समझाता है कि अगर उसने आसाही को हाथ भी लगा तो वो उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अब आसाही हारुतो और सात्सुकी के साथ अपने पुराने गिल्ड में आ चुकी थी। आसाही ये देखकर रोने लगती है कि उसकी एक भी आइटम वहाँ पर नहीं है और उसे दोबारा से सब कुछ कलेक्ट करना पड़ेगा। बस यहाँ पे हारुतो को जो रिंग सात्सुकी ने दिया था वही रहता है। हारुतो थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है ताकि वो अपने दिमाग को शांत कर सके। वो उन सभी चीजों के बारे में सोचने लगता है कि तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है। हारुतो को लगा था कि वो भी शायद आसाही के पीछे पड़ी हुई है, इसलिए वो बैटल के लिए रेडी हो जाता है। पर वो लड़की उसे समझाता है कि वो कोई अटैकर नहीं है, वो बस उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देने आई है। तो अब हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है एलिशिया और ये एक एम्पैथ है, मतलब वो अपने एबिलिटी से दूसरों के दिमाग को पढ़ सकती है। वो हारुतो को बताती है कि इस दुनिया में 6 तरीके की सेंसेस होती है, लेकिन आसाही की जो सेंस है वो इनमें से एक भी नहीं है। आसाही की सेंस बहुत ज्यादा यूनिक है, इसलिए सभी लोग उस पावर को पाने के लिए आसाही के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए हारुतो को ही आसाही को हर मुसीबत से बचाना पड़ेगा। अब आगे हम देखते हैं कि सात्सुकी और आसाही आपस में लड़ रहे होते हैं। सात्सुकी आसाही को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। सात्सुकी उसे समझाती है कि वो ओरिजिनल आसाही नहीं हो सकती क्योंकि उसकी तो 6 साल पहले मौत हो चुकी थी। वो बस इस गेम का बचा कुचा दाता है जो कभी भी गायब हो सकती है। असल में दोस्तों, सात्सुकी चाहती है कि आसाही मेनली हारुतो से दूर रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि आसाही के मरने के बाद हारुतो बहुत बदल चुका है। आसाही की मौत की वजह हारुतो ने खुद को मान लिया था, इसलिए वो एकदम इमोशनलेस हो गया था। हारुतो ने उन सभी से दोस्ती तोड़ दिया था और हमेशा अकेले रहता था। आसाही की मौत ने हारुतो को कम्प्लीटली बदल दिया था, पर आसाही को कुछ भी समझ में नहीं आता। आसाही सोचते कि वो तो मरी ही नहीं, वो अभी भी उनके सामने खड़ी है और वो भी बिल्कुल जिंदा। वो तो गेम का कुछ बग चल रहा है, इसलिए वो लॉग आउट नहीं कर पा रही। पर सात्सुकी फिर भी उस पर यकीन नहीं करती और ऐसे ऐसे वो लोग लड़ने लगते हैं। तभी हारुतो वहाँ पर आकर उन्हें शांत करता है। उनकी लड़ाई झगड़े की वजह से हारुतो का दिमाग खराब हो चुका था, इसलिए वो वहाँ से लॉग आउट कर लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सात्सुकी हारुतो से मिलने के लिए उसके घर आती है, लेकिन बारिश की वजह से वो पूरी तरह भीग चुकी थी। हारुतो उसे अंदर बुलाता है और उसे एक टॉवेल देता है। वो हारुतो से कल के लिए माफी मांगती है। असल में दोस्तों, सात्सुकी नहीं चाहती कि हारुतो फिर से इन सब में पड़े। हारुतो वैसे ही बहुत कुछ झेल चुका है, इसलिए वो आसाही को उससे दूर रखना चाहती है। सात्सुकी
सात्सुकी इस बात को बिल्कुल मान नहीं सकती कि आसाही अभी भी जिंदा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो असली जिंदगी में कभी न कभी वो जरूर मिलते। इसके बाद सात्सुकी हारुतो को एक रिंग दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या हारुतो को वो प्रॉमिस याद है जो उसने आसाही से किया था। हारुतो उस रिंग को गौर से देखता है और तभी उसे कुछ याद आता है। वो भाग के आसाही के ग्रेव पर जाता है और वहाँ से एक रिंग खोद के निकालता है। हारुतो को वो वादा तो याद नहीं है, लेकिन वो बताता है कि आसाही असली जिंदगी में भी उसके साथ रिंग एक्सचेंज करना चाहती थी, पर उन्हें वो करने का मौका ही नहीं मिला और इसीलिए हारुतो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बार आसाही को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब हम देखते हैं कि हारुतो और आसाही गेम के अंदर कुछ मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। असल में आसाही उन मॉन्स्टर्स को मार के उनसे एक रेयर ड्रॉप लेना चाहती है। तभी एक मॉन्स्टर आसाही को पकड़ लेता है। हारुतो उसे बचाने की कोशिश करती है, पर आसाही पानी में गिर जाती है। लेकिन आसाही जिस ड्रॉप को ढूंढ रही थी वो उसे मिल चुकी थी। आसाही थोड़ी सी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे बस एक ही ड्रॉप मिला है और उसे ऐसे 2 ड्रॉप चाहिए थे। तभी हारुतो देखता है कि आसाही ने कुछ भी नहीं पहना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आसाही पूरी तरह से भीग चुकी थी, तो वो अपने कपड़े उतार के वहाँ सूखने के लिए रख देती है। तभी आसाही हारुतो को पीछे से हक करके बताती है कि उसे असली दुनिया में वापस लौटना है। असल में दोस्तों, आसाही इस बात से बहुत ज्यादा दुखी है कि वो इस गेम से लॉग आउट नहीं कर सकती। वो अपने मॉम डैड को दोबारा देखना चाहती है। उसने लॉग आउट करने की काफी कोशिश की, पर वो नहीं हो रही थी। हारुतो बताता है कि वो आसाही की मदद जरूर करेगा और इस बार वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब आसाही हारुतो को एक रिंग दिखाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि आसाही इस रिंग को बनाने के लिए ही उन मॉन्स्टर्स को मार के उनसे ड्रॉप कलेक्ट कर रही थी। हारुतो उस रिंग को लेता है और आसाही को पहना देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आसाही अपनी वो रिंग सात्सुकी को दिखा रही होती है। सात्सुकी ये देखकर थोड़ी सी जेलस हो जाती है कि हारुतो ने उस रिंग को आसाही के एंगेजमेंट वाली उंगली पर पहना दिया है। वो हारुतो से बहुत गुस्सा हो जाती है, पर बेचारे हारुतो को कुछ समझ में नहीं आता। सात्सुकी वहाँ से तुरंत कहीं पे चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो भी अपने लिए एक रिंग बना के लाती। हारुतो फैसला करता है कि वो लोग वापस से उसी जगह पर जाएंगे जहाँ आसाही की पहले मौत हो चुकी थी, ताकि वो इन सभी के जड़ तक जा सके। हारुतो यहाँ मॉन्स्टर से फाइट करने नहीं आया कि आसाही को अपनी यादें वापस मिल सके, पर तभी आसाही महसूस करते कि वहाँ पर कोई तो है। हारुतो और सात्सुकी किसी को नोटिस तो नहीं करते, पर आसाही की बात सुनकर वो लोग सतर्क हो जाते हैं। तभी हारुतो वहाँ एलिशिया को देखता है, जो उस डंजन के बॉस को समन कर देती है। ये वही बॉस होता है जिसने 6 साल पहले आसाही को मार दिया था। हारुतो उन दोनों को लेके वहाँ से भागने का प्लान करता है, पर वो बॉस उस दरवाजे को ही ब्लॉक कर देता है। आसाही को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि पहले उस बॉस की आंखें लाल नहीं हुआ करती थी। अब उन तीनों के पास फाइट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सात्सुकी अपने सभी एलिमेंटल्स को यूज करके उस बॉस पर अटैक करती है, पर उसका कोई भी असर नहीं होता। तभी सात्सुकी का पैर पैरालाइज हो जाता है और वो चल नहीं पाती। वो बॉस उस पर अटैक करने आता है, लेकिन हारुतो उसे बचा लेता है, पर वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो हारुतो को कहीं दूर फेंक देता है। आसाही उस बॉस का ध्यान अपने ऊपर कर लेती है ताकि सात्सुकी की जान बच जाए। हारुतो आसाही को वहाँ से भागने के लिए बता रहा होता है, पर आसाही किसी तरह उस बॉस को थोड़ी देर के लिए रोक लेती है, लेकिन तब तक वो बॉस उसे घायल कर देता है। हारुतो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो दोबारा से आसाही को नहीं खोना चाहता। तभी वो जमीन पे पड़े हुए अपने रिंग को देखता है और उसे वो सभी पुरानी बातें याद आने लगती है। हारुतो उस रिंग को उठाता है और सोचता है कि 6 साल पहले उसने आसाही से किया हुआ वादा निभा नहीं सका, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं होने देगा। और तभी हम देखते हैं कि हारुतो की पावर काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और अगले ही पल में वो अपने तलवार से उस बॉस का हाथ काट देता है। आसाही भी अपने फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी से हारुतो को पहले ही बता देता है कि उस बॉस का अगला अटैक क्या होने वाला है, और हारुतो अपनी फाइटिंग एबिलिटी से उस बॉस की धज्जियां उड़ा देता है और फाइनली वो लोग उस बॉस को हराने में सक्सेसफुल होते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग उस डंजन से बाहर आ जाते हैं। आसाही सोचती है कि अब बस उन्हें बाकी के टीम मेंबर्स को एक साथ लाना होगा, पर वो नहीं जानती कि उन्हें कांटेक्ट कैसे करना है। तभी सात्सुकी आसाही के कॉलर पे एक लाल कलर की चीज नोटिस करती है। आसाही को लगा था कि वो शायद उस बॉस से गिरा हुआ एक ड्रॉप होगा, पर जैसे ही आसाही उस चीज को गौर से देखती है वो बेहोश हो जाती है और हमें एक ब्लडी टाइप का विजन दिखाया जाता है। आसाही को लगा कि शायद उन 6 सालों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ ये उसका एक विजन है। हारुतो और सात्सुकी भी कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर ये विजन था क्या। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों आसाही के कमरे में थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। हारुतो सोचता है कि शायद वो विजन आसाही को इस गेम से लॉग आउट करवाने का कोई हिंट हो सकता है। सात्सुकी भी इस बात से सहमत थे, पर फिर भी वो लोग बिल्कुल भी आइडिया लगा नहीं पा रहे थे। आसाही सोचते कि सबसे पहले उन्हें अपनी टीम को फिर से फॉर्म करने में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तब सभी लोग मिलकर इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अब हमें पता चलता है कि सात्सुकी किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो उन्हें उनके टीममेट्स के बारे में बता सकता है, और इसीलिए वो लोग उसे मिलने के लिए जा रहे होते हैं। पर तभी उनके सामने कोई दूसरे गिल्ड के मेंबर्स आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। असल में दोस्तों, वो लोग यहाँ आसाही के लिए आए थे। उनका लीडर लेटोस चाहता है कि हारुतो चुपचाप आसाही को उनके हवाले कर दे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रिल सोसाइटी नाम का एक गिल्ड भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके लीडर का नाम है एंजेलस। लेटोस जानता
जानता है कि एंजेलस की टीम बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उनसे बेमतलब की लड़ाई नहीं करना चाहता और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि एंजेलस हारुतो को अपनी टीम में आने के लिए कहता है। वो हारुतो को समझाता है कि अगर वो लोग उसके टीम में रहे तो उनके साथ साथ आसाही भी बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी, लेकिन आसाही किसी दूसरे टीम में नहीं जाना चाहती। वो अपने सुबारू टीम में ही रहना चाहते हैं और इसीलिए वो एंजेलस की इस ऑफर को मना कर देती है। एंजेलस भी उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं करता और वहाँ से चला जाता है, पर जाते समय वो हारुतो को एक वार्निंग देता है कि अगर उनकी वजह से इस दुनिया में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो एंजेलस उन्हें मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सात्सुकी हारुतो के लिए वेट कर रही होती है। असल में हारुतो ने सात्सुकी को अपने साथ शॉपिंग के लिए बुलाया होता है। वो लोग एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे जाते हैं जहाँ हारुतो को एक नया गेम सेटअप खरीदना था। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हारुतो ने 6 सालों तक उस गेम को नहीं खेला था, जिसकी वजह से उसका पुराना डिवाइस खराब हो चुका था और इसीलिए वो सात्सुकी के साथ यहाँ एक नया डिवाइस खरीदने आया होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो और सात्सुकी एक रेस्टोरेंट पे लंच करने के लिए रुके हैं। वो बताता है कि उसने क्लाइव से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर उसका ईमेल और फोन नंबर दोनों ही इनवैलिड आ रहा है। तभी उनके लिए वहाँ पर केक आ जाता है और हारुतो बताती है कि आसाही भी इस दुनिया का केक खाना चाहती थी, क्योंकि इसने इतने सालों से इस दुनिया का कुछ भी खाना नहीं खाया। और हारुतो आसाही के बारे में बात कर रहा होता है। सात्सुकी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि हारुतो आसाही और सात्सुकी के साथ अपने अगले मिशन के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। हारुतो असल में उस विजन को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस है, इसलिए वो उस जगह को ढूंढने के बारे में सोचने लगता है। सात्सुकी उन्हें समझाती है कि पहले उन्हें इस बात को कंफर्म कर लेना चाहिए कि वो जगह रियलिटी में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। अब हारुतो जानना चाहता है कि आसाही की सेंसेस सबसे पहले कहाँ पर एक्टिवेट हुए थे, तो आसाही टावर ऑफ हेवन के बारे में उसे बताते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों टावर ऑफ हेवन के अंदर होते हैं, जहाँ एक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, पर हारुतो इजीली उसे हरा देता है और ऐसे ही सभी मुश्किलों को पार करके वो लोग बॉस के कमरे तक पहुंच जाते हैं। असल में दोस्तों, ये बॉस भी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, तो वो लोग इसे इजीली हरा सकते हैं। सात्सुकी उस बॉस पर अपने फायर एलिमेंटल से अटैक कर देती है, लेकिन वो बॉस इस पूरे जगह को स्मोक से भर देता है। हारुतो सात्सुकी को अपने लाइट एलिमेंटल को यूज करके इस धुएं को हटाने के लिए बोलता है, पर तभी हम देखते हैं कि कोई चीज सात्सुकी के पैर पर अटैक कर देता है और सात्सुकी बेहोश हो जाती है। आसाही किसी तरह उस धुएं को हटाने में कामयाब होती है और हम देखते हैं कि सात्सुकी एक ट्रैप में फंसी हुई थी। आसाही सात्सुकी को बचाने के लिए जाते हैं और उसी समय हारुतो भी उस बॉस की छुट्टी कर देता है। अब वो लोग सात्सुकी को उस ट्रैप से छुड़वाते हैं और टावर ऑफ हेवन के एकदम टॉप फ्लोर पे चले जाते हैं। पर हारुतो देखता है कि सात्सुकी मुंह फुलाए खड़ी हुई थी, क्योंकि दोस्तों सात्सुकी उस रेस्टोरेंट वाले बात को लेके अभी भी हारुतो से गुस्सा है। हारुतो और आसाही को एक साथ देख के वो जेलस फील कर रही थी। हारुतो ये बात समझ जाता है और इसीलिए वो आसाही को एक टेलीपोर्टेशन स्टोर निकालने के लिए कहता है, ताकि वो लोग घर लौट सके। पर जैसे ही आसाही अपनी इन्वेंटरी खोलती है, वो फिर से एक लाल कलर की चीज देखती है। आसाही को पता नहीं होता कि आखिर वो चीज वहाँ आई कैसे। वो उस चीज को गौर से देखने लगती है कि तभी ताकानोरी वहाँ पर आ जाता है और आसाही से वो चीज छीन लेता है। असल में ताकानोरी को महसूस होता है कि ये चीज आसाही के लिए खतरा हो सकता है, इसीलिए वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। पर दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ताकानोरी हारुतो के ऊपर ब्लेम लगा देता है कि वो पिछली बार की तरह इस बार भी आसाही को मारना चाहता है और इसीलिए ताकानोरी आसाही को किसी भी हालत में बचा कर रहेगा। हारुतो उसे समझाता है कि उसे गलतफहमी हो गई है, वो तो बस आसाही को लॉग आउट करवाने में उसकी मदद करना चाहता है। लेकिन ताकानोरी हारुतो की एक भी बात नहीं सुनता। ताकानोरी अपनी एबिलिटी से वहाँ सबको गायब कर देता है और हारुतो को एक डुएल के लिए चैलेंज करता है, ताकि वो उसे मारकर इस मसले को यही खत्म कर सके। ताकानोरी अपने पूरे ताकत के साथ हारुतो को पंच करता है, पर हारुतो उसे ब्लॉक कर लेता है। ताकानोरी चाहता है कि हारुतो आसाही से दूर रहे। वो जानता है कि आसाही इस गेम से लॉग आउट नहीं कर पा रही, इसलिए ताकानोरी भी हमेशा के लिए इस गेम में लॉग इन रहने का फैसला करता है, ताकि वो आसाही के पास रह सके। हारुतो उसे पूछता है कि क्या वो आसाही की फीलिंग्स को समझता भी है। आसाही अपनी टीम सुबारू को वापस से एक साथ लाना चाहती है, लेकिन ताकानोरी आसाही को बचाने के लिए इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि वो आसाही की ट्रू फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहा। हारुतो की ये सब बकवास सुनकर ताकानोरी बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। हारुतो भी अपनी एबिलिटी से उसके वो अटैक को ब्लॉक कर लेता है और तभी हम देखते हैं कि सात्सुकी ताकानोरी का वो बैरियर तोड़ देती है। ताकानोरी देखता है कि आसाही भी उसकी तरफ गन पॉइंट कर रही थी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। सात्सुकी भी इन सब से परेशान होकर लॉग आउट कर लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकानोरी अपने असिस्टेंट से कुछ बातें कर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि लेटोस और एंजेलस ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। ताकानोरी समझ जाता है कि वो लोग आसाही के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए वो आसाही को अवेकन करने का फैसला करता है। अब हम देखते हैं कि हारुतो और आसाही नोआचिस कंटिनेंट आए होते हैं। असल में वो लोग यहाँ क्लाइव और नोजोमी के बारे में जानने आए थे, पर काफी लोगों से पूछताछ करने के बाद भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता। वो लोग थोड़ा रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ सात्सुकी भी ऑनलाइन आ चुकी थी। आसाही को सात्सुकी के बारे में चिंता हो रही थी कि कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है। सात्सुकी बता दे कि वो बिल्कुल ठीक है और ऐसा कुछ भी नहीं है, कल बस
उसका थोड़ा मूड खराब था। अब हम देखते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हैं और एक दूसरे कंटिनेंट की तरफ जा रहे होते हैं। पर आसाई को यहाँ पर शक होता है कि ये फॉग कुछ ज्यादा ही घना होते जा रहा है। सात्सुकी समझ जाते हैं कि ये एक ट्रैप है और किसी ने अपने जादू से इस फॉग को बनाया है। और तभी हम देखते हैं कि एंजेलस वहाँ उसके सामने आ जाता है। तभी सात्सुकी नोटिस करते हैं कि हारुतो और आसाई वहाँ पर है ही नहीं। दूसरी तरफ हम हारुतो को देखते हैं जिसको लेटोस के लोगों ने घेर रखा था। तो दोस्तों यहाँ हमें काफी सारी चीजें पता चलती है। असल में लेटोस, एंजेलस और तकानोरी अब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने हारुतो और बाकी दोनों लोगों को अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया है और तकानोरी अब आसाई के पास चला जाता है। तकानोरी ने सात्सुकी के लिए एक मैसेज छोड़ा होता है जो एंजेलस उसे लाकर देता है। और दोस्तों वो मैसेज सुन के आपको थोड़ा सा झटका लगने वाला है, क्योंकि हमें पता चलता है कि तकानोरी आसाई से प्यार करता है और इसीलिए वो उसे हारुतो से दूर रखना चाहता है। और साथ ही आपको तो ये भी पता है कि सात्सुकी के मन में भी हारुतो के लिए फीलिंग्स है। तो तकानोरी प्लान बनाता है कि अगर वो हारुतो का गेम ओवर करके उसे असली दुनिया में भेज देगा तो सात्सुकी हारुतो के साथ वहाँ रह सकेगी। और क्योंकि हारुतो फिर कभी भी इस गेम को लॉग इन नहीं कर सकेगा तो तकानोरी आराम से आसाई के साथ यहाँ रह सकता है। पर सात्सुकी ये प्लान सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो जानती है कि अगर हारुतो इस बार आसाई की मदद नहीं कर सका तो वो बुरी तरीके से टूट जाएगा और सात्सुकी ये नहीं चाहती। वो हारुतो की मदद जरूर करेगी, भले ही वो कितनी भी जेलस फील ना करे। अब सात्सुकी अपने सभी एलिमेंटल्स को यूज करते हैं और एक ही झटके में वहाँ सभी को हरा देती है। दूसरी तरफ हम हारुतो को देखते हैं जिसने लेटोस की शील्ड को ही तोड़ दिया था। लेटोस समझ जाता है कि वो हारुतो से 1v1 में नहीं जीत सकता, इसलिए वो सबके साथ मिलकर उस पर अटैक करने का फैसला करता है। तभी कहीं से अचानक एक एरो लेटोस को लग जाती है और हम देखते हैं कि एलिशिया वहाँ पर आ चुकी थी। लेटोस उसको निकालने की कोशिश करता है पर वो नहीं निकलता, क्योंकि ये एरो सिर्फ एलिशिया ही निकाल सकती है और अगर किसी को ये एरो लग जाए तो उसकी सारी सेंसेस डीएक्टिवेट हो जाती है। एलिशिया सभी के ऊपर अपने एरो से अटैक करती है ताकि हारुतो यहाँ से निकल सके और जल्द से जल्द आसाई की मदद कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि आसाही तकानोरी को ये सब रोकने के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है। आसाही बस सुबारू टीम को रिवाइव करना चाहती है ताकि वो सबके साथ मिलकर खेल सके जैसे वो पहले खेला करती थी। पर तकानोरी अपने प्यार में अंधा हो चुका था और वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो समझ चुका था कि आसाही हारुतो से प्यार करती है, इसलिए वो कुछ भी करके हारुतो को इन सबसे दूर रखना चाहता है। वो अपने एबिलिटी को यूज करके आसाही को कैद कर लेता है और उसे बेहोश कर देता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है। तकानोरी देखता है कि एंजेलस उसके टीम मेंबर्स को अपनी एबिलिटी से कंट्रोल कर रहा होता है ताकि वो आसाही के पावर्स को चुरा सके। तकानोरी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने टीममेट्स को रोकने की कोशिश करता है पर तब तक एंजेलस के लोग आसाही को वहाँ से ले जा चुके थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंजेलस और लेटोस अब एक ही टीम में आ चुके थे जिसका नाम था डिवाइन, जो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन चुका है। दूसरी तरफ हम हारुतो को देखते हैं जो आसाही को बचाने जाने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। सात्सुकी उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर हारुतो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। हारुतो का दिमाग गुस्से से भर गया था। वो भागते भागते दंग आ चुका था, इसलिए वो अब आसाही को किसी भी हालत में बचा कर ही रहेगा। फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन है, वो अब किसी को नहीं छोड़ने वाला। पर हारुतो नहीं चाहता कि सात्सुकी भी इन सब में पड़े, इसलिए वो अकेले जाने का ही फैसला करता है। सो दोस्तों अब फाइनली हारुतो उस लड़ाई के मैदान में पहुंच चुका था और हम देखते हैं कि वहाँ ऑलमोस्ट 3000 से भी ज्यादा लोग हारुतो से फाइट करने के लिए वेट कर रहे थे। हारुतो एक पल के लिए सोचता है कि शायद ये उसके लाइफ का आखिरी बैटल होगा और एक वन मैन आर्मी की तरह उनसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। अब अगले सीन में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सुबारू टीम एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। असल में दोस्तों ये वही मोमेंट है जहाँ आसाई की फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी पहली बार अनलॉक होती है और हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे आसाई ने अपने एबिलिटी को यूज करके उस बॉस को हराने में अपने टीममेट्स की मदद की थी। अब दूसरी तरफ हम सात्सुकी को देखते हैं जो तकानोरी से कुछ बातें कर रही होती है। सात्सुकी बता रही होती है कि हारुतो अकेले उन 3000 लोगों से फाइट करने गया है, इसलिए उन्हें भी हारुतो की मदद करने के लिए जाना चाहिए। पर तकानोरी तो ये सोच के खुश है कि अगर हारुतो इन सब में मारा गया तो उसका ही काम आसान हो जाएगा। फिर वो अकेले जाकर आसाई को बचा लेगा और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगा। तकानोरी सोचता है कि हारुतो का यहाँ मरना सात्सुकी के लिए भी अच्छा ही है, क्योंकि तब हारुतो इस गेम को कभी लॉग इन नहीं कर पाएगा और सात्सुकी असली जिंदगी में उसके साथ हमेशा के लिए रह सकेगी। पर सात्सुकी इस तरह हारुतो का प्यार नहीं जीतना चाहती। सात्सुकी उसे समझाती है कि हारुतो के साथ रहने से ज्यादा वो आसाई को बचाना चाहती, क्योंकि आसाई उसकी सबसे पुरानी दोस्त थी। सात्सुकी हारुतो के साथ जरूर रहना चाहता है, लेकिन इन सब चक्करों में वो आसाई को चोट पहुंचने नहीं दे सकते, इसलिए अगर तकानोरी उसके साथ नहीं आएगा तो वो अकेले ही हारुतो की मदद के लिए वहाँ जाएगी। अब हम हारुतो को देखते हैं जिसने वहाँ आधे से भी ज्यादा लोगों का गेम ओवर कर दिया था। हारुतो देखता है कि अभी भी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, इसलिए वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए उनसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। पर दोस्तों उनमें से किसी एक ने हारुतो को अपनी जंजीरों से पकड़ लिया होता है और ये चेन्स बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए हारुतो खुद को छुड़ा नहीं पाता। पर तभी कुछ एरोज आकर उन जंजीरों को काट देता है और हम देखते हैं कि सात्सुकी और तकानोरी वहाँ उसकी मदद के लिए आ चुके हैं। अब आपको तो पता चल
चल ही गया होगा कि अब क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, हारुतो और ताकानोरी की जोड़ी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो चुटकियों में उन सभी का गेम ओवर कर देते हैं और इस बड़े से महल के अंदर चले जाते हैं जहाँ आसाही कैद है और ये पूरा बैटल ऊपर से कोई दो लोग देख रहे होते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने पहचान लिया कि ये दोनों कौन है तो वीडियो को अभी के अभी पॉज करके कमेंट्स में जरूर बताना। अब हम देखते हैं कि महल के अंदर लेटोस उन तीनों का वेट कर रहा होता है। तभी ताकानोरी देखता है कि एंजेलिस आसाही की पावर्स एब्जॉर्ब कर रहा था। ताकानोरी उसे रोकने की कोशिश करता है पर एंजेलिस को पहले से पता होता है कि ताकानोरी कौन सा अटैक करने वाला है, इसलिए वो ताकानोरी को अपने चेन से दबोच लेता है। आसाही को उस हालत में देखकर हारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लेटोस के ऊपर हमला कर देता है। पर दोस्तों, लेटोस भी अभी आसाही के पावर्स की मदद से फ्यूचर देख सकता था, इसलिए वो हारुतो की सभी अटैक्स को रोक लेता है। सात्सुकी किसी तरह आसाही को होश में लाने की कोशिश करता है पर एंजेलिस के लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तब भी सात्सुकी हार नहीं मानती। असल में सात्सुकी सोचती है कि वो अपने टीममेट्स के लिए एक बोझ है। जब भी उनकी टीम को मदद की जरूरत होती है तो कभी उनकी हेल्प नहीं कर पाई है, इसलिए इस बार वो उन सभी को बचाना चाहते हैं। अब सात्सुकी सभी के सभी एलिमेंटल किंग को बाहर समन करती है और उनकी पावर्स को कंबाइन करके एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बनाती है। सात्सुकी अपने इन पावर्स का यूज करके वह सबका गेम ओवर कर देती है। एंजेलिस और लेटोस को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सभी टीममेट्स एक चुटकी में गायब हो गए हैं। अब एंजेलिस सोचता है कि उसे अपना आखिरी तरीका लगाना ही पड़ेगा। वो अपना एक मैजिक बॉल लेटोस के अंदर घुसा देता है। असल में दोस्तों, इस बॉल के अंदर एंजेलिस ने 3000 लोगों की निगेटिव इमोशंस स्टोर करके रखा था और ये सारे इमोशंस लेटोस को एक भयानक मॉन्स्टर में बदल देता है। अब आसाही भी अपने होश में आ चुकी थी। वो सात्सुकी को सुबारू टीम का सबसे स्पेशल अटैक करने के लिए कहती है और अब हम देखते हैं कि सात्सुकी और ताकानोरी अपने पावर्स को हारुतो के पावर्स के साथ कंबाइन कर देते हैं और हारुतो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो एक ही झटके में उस मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ा देता है। एंजेलिस वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन ताकानोरी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। सात्सुकी उसे अपने फायर एलिमेंटल से जला देती है और एंजेलिस का गेम ओवर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ताकानोरी वहां आसाही से कुछ बातें कर रहा होता है, लेकिन तभी फिर से उन सभी लोगों को एक दूसरा विजन दिखाया जाता है जहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह की बातें चल रही होती है, लेकिन किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता। आसाही इन सब में इतना ध्यान नहीं देती और ताकानोरी को फिर से सुबारू टीम को ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर ताकानोरी उसे मना कर देता है। वो जाते जाते हारुतो को और भी ज्यादा पावरफुल बनने के लिए कहता है क्योंकि किसी दिन वो उसके साथ अपना पुराना हिसाब जरूर सेटल करेगा और ये कहकर ताकानोरी वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि उस जबरदस्त बैटल को जीतने के बाद सात्सुकी और आसाही पानी में मजे कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा हारुतो इन सबसे बिल्कुल दूर रहता है। वो बेचारा थका हुआ था मगर यहाँ भी उसे रेस्ट करने को नहीं मिलता। सात्सुकी बोलती है, हारुतो क्या बुरे आदमी की तरह बैठे हो, इधर आओ थोड़ा मजे करते हैं। तुम्हारे मजे तो अब मैं निकालता हूँ, रुको। अब हारुतो अपनी पावर को यूज करके उनके ऊपर एक बड़ी सी लहर फेंक देता है और ऐसे ही वो थोड़ी मस्ती करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो सात्सुकी और आसाही के साथ एक जहाज पे होते हैं जिसके कैप्टन का नाम है अलविदा। असल में वो लोग लॉस्ट पेंटागन नाम की एक जगह पर जा रहे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉस्ट पेंटागन की गहराई में एक पुरानी तलवार दबी हुई है। वो एक ऐसी तलवार है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए हारुतो उसे किसी भी हालत में पाना चाहता है। अलविदा उन्हें बिल्कुल उस स्वॉर्ड के आसपास एक जगह पर उतार देती है ताकि उन्हें ढूंढने में आसानी हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो सात्सुकी और आसाही पानी के अंदर जाकर उस स्वॉर्ड को ढूंढने लगते हैं पर उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। हारुतो को समझ नहीं आता कि इतने बड़े समंदर में उस स्वॉर्ड को आखिर ढूंढे कैसे। तभी आसाही उस तलवार को महसूस कर पा रही थी और उसे उस तलवार की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई थी। वो लोग तुरंत उस जगह पर जाते हैं और भाई सीरियसली वो देखते कि वहाँ एक तलवार गड़ी हुई है। सात्सुकी को लगा था कि ये सिर्फ एक मामूली सा तलवार है जो यहाँ बस ऐसे ही पड़ी हुई है, लेकिन हारुतो अपने फाइटिंग स्किल से ये फील कर सकता था कि ये वही तलवार है जिन्हें वो लोग अब तक ढूंढ रहे थे और इस तलवार का नाम है क्लियडस। हारुतो उस तलवार को उठाने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक बड़ा सा अर्थक्वेक आ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आता है। असल में इस मॉन्स्टर का नाम है एजिड, जिसे किंग ऑफ द डेथ से भी कहा जाता है क्योंकि वो ऐसे ही समंदर की गहराई में रहता है और ये बहुत खतरनाक है। वो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है लेकिन हारुतो किसी तरह उस अटैक को ब्लॉक करके उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो मॉन्स्टर हारुतो को कहीं दूर फेंक देता है। वो मॉन्स्टर आसाही को खाने ही वाला होता है कि तभी एक चाकू आकर उस मॉन्स्टर के मुंह को खोल देता है जिससे आसाही की जान बच जाती है। और दोस्तों, ये चाकू किसी और ने नहीं बल्कि क्लाइव ने मारी होती है। क्लाइव उस मॉन्स्टर की आंखों पर अटैक करता है और उन सभी को वहाँ से भागने के लिए सिग्नल देता है। फिर वो लोग किसी तरह जहाज पे वापस आ जाते हैं पर देखते हैं कि क्लाइव उनके साथ वहाँ नहीं था, पर क्लाइव ने उनके लिए एक मैसेज छोड़ा था जहाँ वो बताता है कि उसे कुछ अधूरा काम पूरा करने जाना है। अब हम देखते हैं कि हारुतो और सात्सुकी एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहाँ ताकानोरी उनके लिए वेट कर रहा था। असल में ये रेस्टोरेंट ताकानोरी का ही है और वो उन दोनों से आसाही के बारे में कुछ बातें करना चाहता था। वह ताकानोरी बताता है कि सारी मुसीबत की जड़ जेनोसिस है। जेनोसिस सबसे ताकतवर गिल्ड में से एक है
है जो अपने सभी काम चोरी चुपके करते हैं। लेकिन एक दिन कुछ लोग मिलकर जेनोसिस के सीक्रेट्स के बारे में पता लगा लिया था, पर अगले ही दिन वो सभी लोग मारे जाते हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि एंजेलस और लेटोस ने जेनोसिस के कहने पर ही आसाई को किडनैप किया था। हारुतो को समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग आसाई के पीछे ही क्यों पड़े हैं। ताकानोरी चाहता है कि हारुतो और सात्सुकी उसे उन लाल रंग के पत्थरों को ढूंढने में उसकी मदद करे, क्योंकि शायद वही एक रास्ता है जिनसे वो इस पहेली को सुलझा सकेंगे। ताकानोरी यहाँ उन पत्थरों की बात कर रहा है जिसका एक टुकड़ा आसाई के पास था, जिसको टच करने से उन्हें वो विजन दिखाई देते थे। और साथ ही ताकानोरी सोचता है कि शायद से आसाई की असली बॉडी अभी भी जिंदा है। सात्सुकी सोचती है कि ये कैसे हो सकता है। असल में ताकानोरी भी अपनी इस थ्योरी को लेकर इतना श्योर नहीं था, लेकिन जितने भी विजन्स उन्होंने देखे थे उससे यही साबित होता है कि मे बी 0.01% भी चांस है कि आसाई अभी भी जिंदा है। अब उनके बीच एक सीरियस माहौल बन चुका था कि तभी ताकानोरी का वो बटलर वहाँ पर आ जाता है। वो बोलता है, सर हमें नोजोमी के बारे में पता चल चुका है, आप कहे तो अभी उनको लेकर आता हो। ताकानोरी बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हारुतो और सात्सुकी को इसके बारे में पता चले। सात्सुकी उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, ताकानोरी ये हम क्या सुन रहे हैं, तुमने तो कहा था कि सुबारू टीम को कभी एक साथ नहीं होने दोगे। ताकानोरी बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड हो जाता है और बोलता है कि ये सब तो बस उसने आसाई के लिए किया है। अब हमें पता चलता है कि नोजोमी इस शहर में वापस लौट आई है। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हारुतो और बाकी लोग फिर से उस तलवार को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, पर बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ क्लाइव आ जाता है। असल में क्लाइव भी बहुत दिनों से उस सी मॉन्स्टर को ही मारने की कोशिश कर रहा था और ऐसे ही उस दिन क्लाइव उन तीनों से मिला था। क्लाइव हारुतो को एक स्कल दिखाता है जो एक ऐसा डिवाइस है जिसे यूज करने से मॉन्स्टर्स उनके पास नहीं आएंगे। क्लाइव उस स्कल को पानी में फेंक देता है और सभी लोग पानी के अंदर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सात्सुकी और क्लाइव अपनी मैजिक को कंबाइन करके सबके आसपास एक कवच बना देता है, जिससे कि वो लोग आसानी से मूव कर सकेंगे और पानी के अंदर सांस भी ले सकेंगे। तभी उनके सामने वो सी मॉन्स्टर आ जाता है और सभी लोग उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्लाइव अपने पावर्स को आसाई के साथ कंबाइन करके उस सी मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे पानी के बाहर उड़ा ले जाता है। उसी वक्त सात्सुकी अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को फ्रीज कर देता है और ऐसे ही वो लोग जीत जाते हैं। अब हारुतो उस मॉन्स्टर से अपनी तलवार को लेने ही वाला होता है, पर तभी हम कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर वहाँ किसी को भी अपने आंखों पर यकीन नहीं होता। क्लाइव पीछे से आकर हारुतो के अंदर एक चाकू घुसा देता है और हारुतो नीचे गिर पड़ता है। तो दोस्तों अब अगले सीन में हम हारुतो को देखते हैं जो हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा हुआ रहता है। हारुतो नींद से जागता है पर वो कंफ्यूज था कि वो कहाँ पे है। तभी आसाही वहाँ से मिलने के लिए आती है और हारुतो को देखकर चौंक जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता चलता है कि हारुतो को उस हॉस्पिटल में पड़े हुए 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन सब से हारुतो को यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसलिए वो आसाही से जानना चाहता था कि उसका गेम ओवर कैसे हो गया। आसाही बताती है कि हारुतो ने नोजोमी को उस बॉस से बचाने की कोशिश की थी, तभी उसे एक लेजर बीम लग जाती है और उसका गेम ओवर हो जाता है। पर हारुतो सोचता है कि भाई ये तो कुछ अलग ही स्टोरी बता रही है, क्योंकि दोस्तों आपको भी तो पता ही है कि उस दिन हारुतो की जगह आसाही को लेजर लग गई थी और उसकी मौत हो गई थी। तभी वहाँ सात्सुकी और ताकानोरी आ जाते हैं जो हारुतो के लिए चिंता कर रहे थे। हारुतो ने रियूनियन गेम के बारे में पूछता है, पर उन दोनों को ऐसे कोई भी गेम के बारे में पता नहीं होता। वो लोग सिर्फ यूनियन गेम के बारे में ही जानते थे। हारुतो समझ चुका था कि यहाँ सब कुछ गलत हो रहा है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ एलिशिया आ जाती है। एलिशिया ये देखकर खुश थे कि हारुतो उसे एटलीस्ट पहचानता है और अब हमें बहुत चीजों के बारे में पता चलता है। असल में हारुतो अब एक ऐसी दुनिया में है जिसे आसाई ने अपने पावर्स को यूज करके क्रिएट किया होता है, पर हारुतो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि प्लेयर्स अपने एबिलिटीज को सिर्फ गेम के अंदर ही यूज कर सकते हैं, पर हारुतो तो अभी असली दुनिया में है। एलिशिया उसे बताते हैं कि वो गलत है। प्लेयर्स अपने सेंसेस को गेम और असली दुनिया दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि आप लोग ये सारी चीजें सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हो, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर यह चल क्या रहा है। तो बात यह है कि जिस दिन वो लोग उस बॉस के साथ फाइट कर रहे थे, उस दिन नोजोमी को बचाते टाइम हारुतो की मौत हो जाती है, लेकिन आसाही हारुतो को कुछ भी करके बचाना चाहती थी, इसलिए वो अपने पावर्स को यूज कर देती है। और दोस्तों अभी तक आपको लगा था कि आसाही सिर्फ फ्यूचर देख सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आसाही फ्यूचर देखने के साथ साथ अपने एक मन पसंदीदा फ्यूचर को रियलिटी में भी कन्वर्ट कर सकती है। सीधे सीधे बताओ तो आसाही अपने पावर्स को यूज करके ऐसी एक परिस्थिति बना सकती है जहाँ सभी चीजें उसके मुताबिक चल रही होगी। इसलिए उस दिन जब हारुतो मरने वाला होता है तो आसाही अपने पावर से ऐसे बहुत सारे फ्यूचर्स देखने लगती है जिसमें हारुतो नहीं मरता, और जब उसे वो फ्यूचर मिल जाते हैं तो आसाही उसी फ्यूचर को रियलिटी बना देती है, और इसीलिए हम देखते हैं कि उस दिन हारुतो की मौत नहीं होती। पर हारुतो को अभी भी समझ में नहीं आता कि आखिर गेम की एबिलिटी असली जिंदगी में कैसे काम कर सकती है। तो एलिसिया उसे समझाती है कि ये जो गेम वो लोग खेल रहे हैं ये बस एक ऑनलाइन गेम नहीं है। असल में इस गेम को इसलिए बनाया गया था ताकि लोग अपनी सेंस को इस गेम के जरिए इम्प्रूव कर सके, ताकि असली जिंदगी में भी अपने सेंस को इस्तेमाल करने में उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और आसाही का जो पावर्स है वो इस दुनिया का सबसे रेयरेस्ट सेंस माना जाता है, क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए कि अगर आप फ्यूचर को देख सकते हो
और उसे अपने हिसाब से बदल भी सकते हो, तो आपको जिंदगी में और क्या ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हमें पता चलती है कि इस गेम को जेनोसिस ने ही बनाया था ताकि वो लोग आसाही के पावर्स को अवेकन कर सके। अब एलिशिया गायब होने लगते हैं क्योंकि वो इस दुनिया की नहीं है, इसलिए वो ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकती। अब अगले दिन आसाही हारुतो से मिलने के लिए आती है। वो ये देखकर खुश थे कि हारुतो अब रिकवर कर चुका है, पर तभी हारुतो को वो प्रॉमिस याद आ जाता है जो उसने आसाही से किया था। हारुतो बताता है कि वो इस दुनिया में बिलोंग नहीं करता। आसाही ने अभी तक बहुत बार हारुतो की जान बचाई है, इसलिए वो अब अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करेगा। वो अब से आसाही को कभी भी चोट पहुंचने नहीं देगा और सुबारू को फिर से एक बार एक साथ लाने में उसकी मदद करेगा। इसलिए हारुतो अब जहाँ से आया था उसी दुनिया में लौटने वाला है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो अपनी असली दुनिया में लौट आया होता है। वो बिल्कुल उसी टाइम में आ पहुंचता है जिस समय क्लाइव उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। इसीलिए हारुतो अपनी तलवार से क्लाइव के अटैक को रोक लेता है। हारुतो को पता लग चुका था कि ये क्लाइव के रूप में कोई बहरूपिया है, इसीलिए वो उसे अपने असली वेश में आने को कहता है। पर हारुतो इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो उस बहरूपिया के ऊपर हमला कर देता है और उसे एक जोरदार पंच मार देता है और वो आदमी अपने असली रूप में आ जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर भी अपने होश में आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर रहा होता है। वो आदमी अपने पावर्स का यूज करके उस मॉन्स्टर के साथ खुद को मर्ज कर लेता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है। सात्सुकी उस मॉन्स्टर के अटैक्स को रोकने के लिए अपनी पूरी दम लगा देती है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाती। वो मॉन्स्टर सात्सुकी को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी दे रहा होता है। हारुतो समझ नहीं पा रहा था कि वो अब उसे कैसे बचाए, पर तभी अलविदा बहाकर सात्सुकी को उस मॉन्स्टर से बचा लेती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि अलविदा असल में सचमुच का क्लाइव होता है। हारुतो उसे देखकर एक ही बार में समझ जाता है कि असली में उसका टीममेट क्लाइव ही है। अब क्लाइव और हारुतो मिलकर उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर आसाही के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देती है, पर हारुतो उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और ऐसे ही वो सभी अपने अटैक्स को कंबाइन करके उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। अब हारुतो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा अपने उस स्वॉर्ड को लेने जाता है, पर उसे निकालने के लिए हारुतो को और ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी। इसलिए क्लाइव, सात्सुकी और आसाही उसे अपनी थोड़ी सी एनर्जी दे देते हैं और हारुतो अपनी पूरी ताकत से उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। अब हम देखते हैं कि क्लाइव को उस मॉन्स्टर की बॉडी से एक लाल कलर का पत्थर मिलता है और ये वही पत्थर है जिसके बारे में तकानोरी बता रहा था। तभी हमें फिर से एक विजन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि आसाही के ऊपर कुछ लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एलिशिया आसाही को बचाने की कोशिश करती है, पर तभी उसके अंदर से एक पत्थर निकलता है जो बहुत सारे टुकड़ों में बच जाता है। और अब हारुतो और उसकी टीम को ये सभी स्टोन्स कलेक्ट करने पड़ेंगे ताकि उन्हें सच्चाई का पता लग सके। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो वहाँ सभी लोगों को समझा रहा होता है कि कैसे वो आसाही के पावर से एक दूसरे डिमेंशन में चला गया था और आसाही कैसे अपने पावर्स को यूज करके किसी भी फ्यूचर को सिलेक्ट कर सकती है। पर तकानोरी बिना किसी सबूत के हारुतो पर यकीन नहीं करता और फिर से वो दोनों झगड़ने लगते हैं। क्लाइव भी देखकर हंसने लगता है कि कैसे इतने सालों के बाद भी वो दोनों बिल्कुल नहीं बदले। पर क्लाइव बताता है कि जेनोसिस के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अगर उन्हें आसाही को प्रोटेक्ट करना है तब उन्हें भी अपने पावर्स को अवेकन करना होगा। तभी सात्सुकी को याद आती है कि उन्हें नोजोमी से भी मिलने जाना है और अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो और सात्सुकी एक कैफे के अंदर नोजोमी से बातें कर रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि नोजोमी अब एक मॉडल है और उसको रियूनियन गेम के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि नोजोमी ने भी काफी सालों से इस गेम को नहीं खेला होता है। वो लोग नोजोमी को आसाही के बारे में बताते हैं और सारी चीजें समझाने लगते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि नोजोमी उस गेम को फिर से खेलना स्टार्ट कर दे। नोजोमी भी आसाही की मदद करना चाहते हैं, इसलिए वो उन दोनों की बात मान लेती है। अब आगे हम देखते हैं कि हारुतो और बाकी लोग नोजोमी के लिए वेट कर रहे थे गेम के अंदर, पर वो ऑनलाइन आती ही नहीं। इसीलिए हारुतो और सात्सुकी और तकानोरी नोजोमी से बात करने के लिए उसके घर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि नोजोमी तो कल रात से घर ही नहीं आई। तकानोरी देखता है कि नोजोमी के टेबल पर वो गेम पड़ा हुआ है। वो तुरंत अपनी मोबाइल से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि नोजोमी ने 2 दिन पहले इस गेम को लॉग इन किया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाइव ने नोजोमी के बारे में पूरी रिसर्च कर डाली है और वीडियो कॉल के जरिए वो अपने टीममेट्स को समझा रहा होता है। तो अब हमें पता चलता है कि नोजोमी अभी भी उस गेम के अंदर ही है, पर हारुतो समझ नहीं पाता कि नोजोमी ने लॉग इन कहाँ से किया था, क्योंकि उसकी असली बॉडी तो उसके घर पे है ही नहीं। क्लाइव को इसके बारे में तो नहीं पता कि नोजोमी ने लॉगिन कहाँ से किया था, पर वो ये जरूर जानता है कि नोजोमी अब कहाँ पर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो और उसकी टीम नोजोमी को ढूंढने ड्रैगन्स फोर्ट्रेस नाम की एक जगह पर जा रहे होते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि वो पूरा महल नोजोमी के पावर से बनाई गई है। वो लोग नोजोमी की तलाश में उस महल के अंदर जाते हैं, पर तभी कुछ पपेट मॉन्स्टर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं। आसाही उन मॉन्स्टर्स को मनाने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी वो मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन
लेकिन हारुतो किसी तरह उसे बचा लेता है। अब सभी लोग उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करते हैं और काफी मेहनत के बाद फाइनली उन मॉन्स्टर्स को हरा ही देते हैं। पर तभी उन लोगों को किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि नोजोमी वहाँ ऊपर बैठी हुई है। वहाँ किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो नोजोमी ही है, क्योंकि नोजोमी कुछ अलग ही बर्ताव कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि जेनोसिस के 2 मेंबर्स भी वहाँ आ जाते हैं। ये जोकर वाला आदमी जेनोसिस का 5th मेंबर है, जिसका नाम है सेरिंथस, और ये लड़की 4th मेंबर होती है, जिसका नाम है मार्सियल। और हमें पता चलता है कि नोजोमी ने भी जेनोसिस ज्वाइन कर लिया है और ये महल नोजोमी ने उन सभी को वहाँ फंसाने के लिए बनाया होता है, ताकि वो उन सभी को एक साथ कुचल सके। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स हारुतो की टीम पर हमला करने लगते हैं, पर वो लोग एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। हारुतो और बाकी लोग अपने पूरे ताकत से मार्सियन के ऊपर अटैक करते हैं, पर वो अपनी एबिलिटी को यूज करके उन सभी के अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। असल में ये एक स्पेशल एबिलिटी है जिसको मार्सियन और सेरिंथस ने अपने एबिलिटीज को कंबाइन करके बनाया होता है, और इस एबिलिटी को यूज करके वो लोग किसी भी अटैक को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ताकानोरी को समझ नहीं आ रहा था कि नोजोमी को आखिर हो क्या गया है। सात्सुकी भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग सिर्फ यहाँ उसे बचाने के लिए आए हैं, पर नोजोमी किसी की बात नहीं सुनती और उन सभी के ऊपर अपना एक स्पेशल अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि आसाही उस अटैक का पहला शिकार होती है। आसाही पागल की तरह चिल्लाने लगती है और बेहोश हो जाती है। असल में दोस्तों, नोजोमी ने अपने अटैक से आसाही को एक बुरा सपना दिखा दिया होता है और यही उसका वो स्पेशल अटैक था। अब सेरिंथस और मार्सियन नोजोमी को लेके वहाँ से जाने लगते हैं और जैसे ही वो लोग चले जाते हैं वो पूरा महल टूटने लग जाता है। पर सात्सुकी अपने मैजिक को यूज करके तुरंत ही उन सभी को वहाँ से बाहर निकल लाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि हारुतो और आसाही एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। आसाही की तबीयत अब काफी हद तक ठीक हो चुकी है। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि नोजोमी उनके खिलाफ हो जाएगी। तभी क्लाइव और सात्सुकी वहाँ आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ताकानोरी ने अपनी टीम के सभी मेंबर्स को नोजोमी को ढूंढने के मिशन पे भेज दिया होता है। यहाँ ताकानोरी फिर से हारुतो और सात्सुकी को अपने रेस्टोरेंट पे बुलाता है कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए। असल में ताकानोरी को लगा था कि शायद उसी की वजह से नोजोमी इतनी बदल गई है, पर ताकानोरी नहीं जानता था कि आखिर उसने क्या गलती की। सात्सुकी सोच में पड़ जाती कि ये दोनों लड़के इतने मंदबुद्धि कैसे हो सकते हैं, इन्हें लड़कियों के बारे में कुछ भी क्यों समझ में नहीं आता। उसके बाद सात्सुकी उन्हें समझाते हैं कि आखिर उस दिन असल में हुआ क्या था। अब आपको तो पता ही है कि नोजोमी ताकानोरी से प्यार करती है, लेकिन उस रात जब नोजोमी ने गेम को लॉग इन किया होता है, वो उस गेम के मेन हॉल में जाती है, पर वो देखती है कि वहाँ एक डांस पार्टी चल रहा था और ताकानोरी और सात्सुकी एक साथ डांस कर रहे होते हैं। इसलिए उस वक्त नोजोमी जेलस होकर वहाँ से चली जाती है और यही रीजन है कि वो इतना बदल गई है। ताकानोरी को अब सारी चीजें समझ में आ गई और इसीलिए वो किसी भी हालत में नोजोमी की मदद करना चाहता है। पर तभी उन तीनों का सर चकराने लगता है और वो लोग कमजोर पड़ जाते हैं और वो देखते हैं कि समय बहुत तेजी से बीत रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि ताकानोरी के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है। हारुतो पूछता है कि क्या ये तुम्हारी करतूत है, और हमें पता चलता है कि वो जेनोसिस का आदमी है। हारुतो तुरंत उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो आदमी बोलता है तुम लोगों ने आसाही को ग्रो करने में हमारी काफी मदद की है, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। और ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब वो तीनों भागते हुए आसाही के पास आ जाते हैं। असल में हारुतो और बाकी सभी को आसाही की फिक्र हो रही थी कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। वो लोग क्लाइव को भी ये सारी बातें समझाने लगते हैं कि कैसे जेनोसिस का एक आदमी उनके पास आया था और कैसे असली दुनिया में भी उसने अपने सेंस को यूज किया होता है। पर तभी वहाँ एक भूकंप आ जाता है और उनका वो घर टूटने लगता है, लेकिन किसी तरह वो लोग अपनी जान बचा लेते हैं। तभी सात्सुकी की नजर वहाँ एक बड़े से टावर पर पड़ती है। असल में इस टावर का नाम है व्हाइट वाटर स्पिरिट, जिसको 6 साल पहले सुबारू टीम ने क्लियर किया था। लेकिन हमें पता चलता है कि वो ओरिजिनल वाला टावर नहीं है, इस टावर को नोजोमी ने बनाया होता है। इसलिए वो लोग नोजोमी को ढूंढने के लिए उस टावर के अंदर चले जाते हैं। वो लोग अच्छे से उस जगह की जांच करने लगते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अब वो लोग कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी आसाही उन लोगों को सावधान कर देती है कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। सभी लोग बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं, पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। हारुतो को लगने लगा था कि आसाही की तबीयत खराब है, इसलिए वो वापस लौटने की बात करता है, पर आसाही उसकी बात नहीं मानती। वो लोग टावर की टॉप फ्लोर में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि नोजोमी उनका इंतजार कर रही होती है। वह सभी लोग नोजोमी को समझा रहे होते हैं कि वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहते हैं, ताकि फिर से वो लोग एक साथ एक ही टीम की तरह रह सके। पर नोजोमी उन सभी को नफरत करते हैं और उन्हें मारना चाहती है। ताकानोरी को पता चल गया था कि जेनोसिस असल में नोजोमी के माइंड को कंट्रोल कर रहा है, और तभी नोजोमी एक डरावने मॉन्स्टर में बदल जाती है। साथ ही वहाँ सेरिंथस और मार्चिन भी आ चुके होते हैं और वो लोग हारुतो की टीम के ऊपर हमला कर देते हैं। सभी लोग उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं, पर तभी आसाही को अचानक से कुछ हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सेरिंथस हारुतो के ऊपर अपने बंदूक से अटैक करता है। यहाँ नोजोमी ताकानोरी और सात्सुकी को एक साथ देखकर नफरत की आग में जल रही होती है। वो ताकानोरी को पंच मार देती है, पर ताकानोरी अपनी एबिलिटी को यूज करके नोजोमी को उस जगह से दूर लेकर जाता है, ताकि वो नोजोमी से अच्छे से बात कर सके। नोजोमी उसके ऊपर हमला करने लगती है, पर ताकानोरी किसी भी अटैक को डॉज नहीं करता। ये देखकर नोजोमी थोड़ी परेशान हो जाती है। असल में दोस्तों, नोजोमी ताकानोरी को चोट नहीं पहुंचाना
चाहते क्योंकि उसके मन में अभी भी ताकानोरी के लिए फीलिंग्स है। ताकानोरी जैसे तैसे करके नोजोमी के पास जाता है और उसे एक गलतफहमी के बारे में समझाने लगता है। वो बताता है कि सात्सुकी और उसके बीच कुछ भी नहीं चल रहा। उस रात वो दोनों इसलिए डांस कर रहे थे क्योंकि आसाही ने ताकानोरी की फीलिंग्स को रिजेक्ट कर दिया था और सात्सुकी बस उसे संभाल रही थी। पर नोजोमी बताते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, उसने इस गलतफहमी में रहकर उन सभी लोगों को काफी तकलीफ पहुंचाई है, इसलिए वो वापस उनके साथ नहीं लौट सकती। ताकानोरी उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो सब उसके दोस्त है और वो अभी भी सुबारू टीम की एक मेंबर है। पर तभी अचानक दूसरी तरफ हारुतो को गोली लग चुकी होती है और ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि आसाही ने मारी होती है। असल में सेरेंटेस की मैजिक की वजह से आसाही एक बुरा सपना देख रही थी जहाँ उसने हारुतो पर गोली चला दिया होता है, लेकिन बाद में आसाही को पता चलता है कि उसने हारुतो पर असलियत में गोली चला दी है। आसाही हारुतो को नीचे पड़ा हुआ देखकर टूट जाती है। वो हारुतो के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं और ऐसे फ्रस्ट्रेशन में आसाही की पावर्स अवेकन होने लगती है और वो दोनों विलेन्स भी यही चाहते थे। फिर सेरेंटेस अपने पावर से आसाही को एक क्रिस्टल में कैद कर लेता है। सात्सुकी हारुतो को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पर कुछ फायदा नहीं हो रहा था। हारुतो की एचपी बहुत तेजी से कम होती जा रही है और इसी मौके का फायदा उठाकर सेरेंटेस उनके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी वहाँ एलिसिया आ जाते और अपने एरोस को यूज करके उन्हें बचा लेती है। वो विलेन सोचते कि आज तो किस्मत ही अच्छी है, इनके साथ साथ अब एलिसिया का भी काम तमाम हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते कि आसाही की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और वो क्रिस्टल टूट जाता है। यहाँ हारुतो भी अब अपने होश में आ चुका होता है और उसकी पावर्स पहले से 100 गुना ज्यादा हो जाती है। असल में हारुतो और आसाही के साथ इतना कुछ हो जाता है कि अब उन दोनों की पावर्स अवेकन हो जाती है और ये देखकर वो दोनों विलेन्स थोड़े घबरा जाते हैं। हारुतो बोलता है, तुम दोनों जोकरों ने हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, इसलिए तुम दोनों को अब मैं अकेले ही खत्म करूंगा। सेरेंटेस बोलता है, ओए हारुतो, तू जानता भी है तू किसको चैलेंज कर रहा है, और ये कहकर वो उन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं। पर हारुतो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि वो अपने एक ही अटैक से उस बैरियर को तोड़ देता है और उन विलेन्स को हरा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो और बाकी सभी लोग उस टावर से बाहर आ चुके थे। नोजोमी उन सभी से माफी मांगने लगती है क्योंकि उसी की वजह से वो लोग इस मुसीबत में पड़ गए, इसलिए वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। पर आसाही तुरंत उसे हक कर लेती है क्योंकि वो खुश है कि नोजोमी वापस पहले जैसी हो गई और वो सभी लोग नोजोमी को फिर से अपनी टीम में स्वागत करते हैं। अब हम देखते हैं कि हारुतो और बाकी सब एलिशिया से कुछ बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच एलिशिया हारुतो को उसके शर्ट का कवर देती है। असल में एलिशिया को ये कवर लॉस्ट पेंटागन में पड़ा हुआ मिला था और इस कवर को नोजोमी ने अपने पावर से बनाया होता है और अचानक से एलिशिया वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो चुका था। आगे हम देखते हैं कि नोजोमी किसी होटल में सोई हुई रहती है। वो सभी लोग गेम से लॉग आउट कर लेते हैं और तभी वहाँ ताकानोरी आ जाता है। नोजोमी जैसे ही जाग जाती है वो ताकानोरी को गले लगा लेती है और शर्म के मारे ताकानोरी की हवा टाइट हो जाती है। दूसरी तरफ हम हारुतो को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि आखिरकार आसाही ने सुबारू टीम को वापस से एक साथ लेकर ही आई। तभी उसकी बहन बोलती है, भैया तुम अभी तक सोए नहीं हो। हारुतो बोलता है, अरे कुछ नहीं, मैं बस सोने ही जा रहा था। और अब फाइनली इतने सालों के बाद सुबारू टीम अपने पहले मिशन पे जाने वाले हैं। सभी लोग फिर से एक साथ आकर बहुत ज्यादा खुश है और प्रॉमिस करते कि अब से वो लोग इस खुशी को बरकरार रखेंगे। और दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा ये सीरीज अब खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ताकि तुम ऐसे मजेदार एनिमेस मिस ना करो। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो पे।